जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टाइम देख रहे हैं। मैं आज आपके सामने काफ़ी समय के बाद आ पाया हूं। पिछले कुछ समय से मुझे काफ़ी व्यस्तता रही थी, इसलिए मैं आपके समक्ष कोई नया वीडियो लेकर नहीं आ पाया, लेकिन मैं अब इस श्रृंखला को आगे जारी रखता हूं। पिछले जो वीडियो मैंने बनाए थे उसमें मैंने भाव, लग्न, ग्रहों का बल, ग्रहों के बारे में सूक्ष्म जानकारी भी दी थी आपको, और इसके साथ साथ ग्रह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, मूल त्रिकोण होते हैं, स्वराशि में होते हैं, कहाँ पर निर्बल हो जाते हैं, नीच के कहाँ पे होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। अपने सबसे पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जिस समय कोई बालक जन्म लेता है तो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उसी को हम लग्न मानते हैं। प्रत्येक राशि को हम अंकों के द्वारा जानते हैं कि कौन सा अंक कौन सी राशि को इंगित करता है। तो आज मैं आपको उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बताता हूँ कि ग्रहों में एक विशेष प्रकार का बल भी देखा जाता है। उच्च नीच के साथ साथ, मूल त्रिकोण राशि के साथ साथ और स्वराशि के साथ साथ ग्रहों में ये देखा जाता है कि उनमें और किस प्रकार का बल है। तो जैसे कि मैंने ये बताया था कि आपको कि लग्न ये पूरब दिशा होती है और इसके ठीक सामने ये पश्चिम दिशा, ये लग्न है, ये प्रथम भाव होता है और उसके ठीक सामने सप्तम भाव होता है। और अगर हम इसको देखते हैं तो ये चौथा भाव होता है, उसके सामने 10वां भाव होता है। तो लग्न के अंदर यानी पूर्व दिशा के अंदर किसी भी जन्म पत्री में आपके सामने कोई भी चार्ट आता है, यदि आप गुरु या बुध को, इनमें से कोई भी एक ग्रह हो तो उसको दिग्बली माना जाता है। दिग्बली ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। गुरु और बुध दोनों पूर्व दिशा में दिग्बली माने जाते हैं। यदि ये यहाँ पर शत्रु राशि में भी होते हैं तो भी इनमें बहुत बल होता है। यदि गुरु लग्न के अंदर होता है, पहले घर में होता है, तो व्यक्ति 100% विद्वान और बुद्धिमान होगा ही होगा। बुध यदि प्रथम घर में आ जाएंगे तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा ही होगा, चाहे वो शत्रु राशि में भी हो। इसके साथ साथ चौथे घर में चंद्र और शुक्र, इनको विशेष बल प्राप्त होता है जिसे हम दिग्बल कहते हैं। और 10वें घर में सूर्य और मंगल, इन दोनों को यानी अकेले भी हों तो भी इनको दिग्बल प्राप्त हो जाता है। और 7वें घर में शनि को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे कि गुरु बुध पूर्व दिशा में यानी प्रथम घर में दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं, उसे जस्ट सामने सप्तम भाव में ये दिग्बलहीन हो जाते हैं, यानी इनका जो एक विशेष बल होता है दिग्बल, वो काफ़ी कम हो जाता है। इसी प्रकार सूर्य मंगल 10वें घर में दिग्बली होते हैं और यदि वो चतुर्थ घर में आ जाते हैं तो उनका दिग्बल शून्य रह जाता है। इसी प्रकार चंद्र शुक्र चतुर्थ घर में दिग्बली होते हैं, यदि वो 10वें घर में पहुंच जाएं यानी अपने से 7वें पहुंच जाएं तो उनका दिग्बल शून्य हो जाता है। और ये मैंने आपको दिशाएं बताई हैं कि ये प्रथम घर होता है, ये पूर्व दिशा को इंगित करता है, ये 7वां घर होता है, ये पश्चिम दिशा को इंगित करता है, और ये चतुर्थ घर उत्तर दिशा को, और 10वां घर दक्षिण दिशा को, ये इस प्रकार इंगित करते हैं। और अब हम बात करते हैं, ये तो आपने दिग्बल समझ लिया, और हम बात करते हैं कि ग्रहों का प्रभाव कैसा होता है। यानी कि ग्रह जहाँ पर स्थित होता है वहाँ भी उसका प्रभाव होता है, और इसके साथ साथ और कौन से स्थान पर उस ग्रह का प्रभाव रहता है। यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं सूर्य को। ये प्रभाव दृष्टि भी मानी जाती है, यानी इनको हम दृष्टि भी कहते हैं और प्रभाव भी कहते हैं। हम यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा में दृष्टि शब्द का प्रयोग करेंगे। सूर्य जिस स्थान पर बैठते हैं यानी जन्म पत्री में जन्म के समय सूर्य जहाँ भी होते हैं उससे ठीक 7वें घर पर, यानी कि इस जन्म पत्री के अंदर सूर्य यहाँ पर 10वें घर में है तो ठीक उससे 7वें घर पर इनका प्रभाव होता है, जिसको इसकी दृष्टि मानी जाती है। यानी सूर्य की जहाँ वो बैठते हैं वहाँ भी उनका पूरा प्रभाव रहता है, उसके साथ साथ 7वें स्थान पर भी उनका पूर्ण प्रभाव रहता है, यानी उनकी दृष्टि 7वें भाव पर रहती है। इसी प्रकार चंद्र है, वह भी जहाँ वह बैठे होते हैं वहाँ भी उनका पूर्ण प्रभाव रहता है, और इसके साथ साथ उनकी दृष्टि अपने से 7वें घर पर होती है। इसके साथ साथ मंगल को
3 दृष्टियाँ दी गई हैं, 3 प्रभाव दिए गए हैं। मंगल जहाँ पर स्थित होते हैं वहाँ तो मंगल का प्रभाव रहता ही है। इसके साथ साथ मंगल चतुर्थ 1, 2, 3, 4 अपने से चौथे स्थान पर भी पूर्ण प्रभाव रखते हैं। इसके साथ साथ मंगल अपने से 7वें स्थान पर भी पूर्ण प्रभाव रखते हैं। और मंगल की तीसरी दृष्टि है 8वां स्थान। तो मंगल अपने स्थान से जहाँ वो बैठे हुए हैं वहाँ से अष्टम स्थान पर भी अपना पूर्ण प्रभाव रखते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यहाँ पर भी मंगल का पूर्ण प्रभाव रहता है। मंगल को 3 प्रकार की दृष्टियाँ दी गई हैं। अब बात करते हैं बुध की। बुध अपने स्थान से सप्तम स्थान पर भी पूर्ण प्रभाव रखते हैं। यानी बुध इस जन्म पत्री के अंदर लग्न में बैठे हैं तो ये यहाँ पर भी अपना प्रभाव रखते हैं और 7वें स्थान को देखते हैं। यानी कि बुध की दृष्टि सप्तम स्थान पर भी पड़ेगी, अपने से 7वें जहाँ वो बैठे हुए हैं। इसी प्रकार बृहस्पति को भी 3 दृष्टियाँ दी गई हैं। बृहस्पति की दृष्टि कौन सी है? बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से पंचम स्थान 1, 2, 3, 4, 5 सप्तम स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नवम स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि बृहस्पति जन्म पत्री में लग्न में बैठे हैं तो वह पंचम स्थान पर भी पूर्ण प्रभाव रखेंगे अपना, यानी दृष्टि उनकी पंचम स्थान पर भी, सप्तम स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि रहेगी और नवम स्थान पर भी उनकी पूर्ण दृष्टि रहती है, पूर्ण प्रभाव रहता है। इसके साथ साथ शुक्र को हम आगे लेते हैं। शुक्र को तो शुक्र अपने स्थान पर जहाँ वो बैठते हैं उससे सप्तम स्थान पर पूर्ण प्रभाव रखते हैं। इस जन्मपत्री में शुक्र जो है वो चतुर्थ घर में बैठे हैं तो अपने से सप्तम दसम भाव पर भी अपना पूर्ण प्रभाव रखेंगे। अब बात करते हैं हम शनिदेव की। शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7, 10 यानी वो जहाँ पर होते हैं वहाँ पर उनका पूर्ण प्रभाव रहता है। इसके साथ साथ वह तीसरे स्थान पर, यानी शनि यहाँ पर सप्तम स्थान में बैठे हैं तो शनि का प्रभाव सप्तम स्थान पर तो रहेगा ही, इसके साथ साथ नवम स्थान पर भी इनका पूर्ण प्रभाव रहेगा क्योंकि वहाँ इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3 और इसके साथ साथ 7वें स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी लग्न पर भी शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और तीसरी दृष्टि इनकी 10वीं दृष्टि है। 10वीं दृष्टि होती है शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी इस घर पर भी शनि का पूर्ण नियंत्रित और प्रभाव रहता है। इसके साथ साथ अब हम राहु केतु को लेते हैं। राहु केतु के बारे में कई विद्वानों का मत है कि इनकी दृष्टियाँ नहीं होती हैं, ये जहाँ पर स्थित होते हैं वही का प्रभाव देते हैं। लेकिन मेरे अनुसार और अन्य मतानुसार इनकी दृष्टियाँ मानी गई हैं, क्योंकि यदि शनि, राहु और केतु की दृष्टियाँ नहीं होंगी तो जीवन में दुख नहीं होंगे, सभी व्यक्ति आपको सुखी नजर आएंगे। अगर हम इनकी दृष्टियों का कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो हमें हर व्यक्ति के जीवन में आज आप देखते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई परेशानी है, कोई किसी समस्या से जूझ रहा है, कोई किसी समस्या से जूझ रहा है। यदि इनकी दृष्टि का हम कैलकुलेशन नहीं लगाएंगे तो जन्म पत्री में जो आज इस मृत्यु लोक में दुख दिखाई देते हैं वो इनकी दृष्टियों के कारण ही दिखाई देते हैं। तो राहु की और केतु की दोनों की दृष्टियों को हमें लेना चाहिए, फलित ज्योतिष में आवश्यक है। तो राहु की दृष्टि है 5, 7, 9 और केतु की दृष्टि है 5, 7, 9 यानी ये जहाँ पर बैठते हैं इसके साथ साथ अपने से पंचम, अपने से सप्तम और अपने से नवम स्थान पर भी पूर्ण प्रभाव रखते हैं। मैं अपना ये एपिसोड यहीं तक रखता हूँ। आप इसको समझें और इसके बारे में आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो बताएं। जय जिनेंद्र।